द डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एमराल्डा एमिलिया से कह रही होती है कि क्या तुम लाइला से मिली हो। इस पर एमिलिया कहती है लाइला कौन है। तो एमराल्डा कहती है कि वो तो तुम्हारी मॉम है, क्या मैं गलत कह रही हूँ। जिस पर एमिलिया कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मॉम आखिरकार है कहाँ, वो जिंदा है या फिर नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। तब एमराल्डा कहती है बुरा मत मानना, लेकिन मैं हाल ही में एक वियर्डो से मिली थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वही तुम्हारी मॉम है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि एमिलिया इसी बारे में सोच रही होती है। तभी सुजनो से पूछती है कि क्या सब कुछ सही है। तभी अचानक से माओ के रूम से आवाज आने लगती है। तो सुजनो और एमिलिया वहां जाकर पूछते हैं कि क्या किसी एनिमे ने अटैक कर दिया है। वहीं माओ को दिखाया जाता है जो कि आशिया के साथ लड़ रहा होता है, क्योंकि माओ उससे कह रहा है कि हम लोग को एक टीवी खरीदना चाहिए। जिसके बाद हम लोग एक अलग ही जगह पे गाब्रिएल को देखते हैं जो कि उठकर कॉफी बनाने लगता है। तभी एक बंदा वहां पर आता है जिसका नाम सातो होता है। तो गैब्रिएल उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी काम करने वाले हो, और वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा असली नाम सातो नहीं है। तो वो बंदा कहता है हाँ, अगर मेरे असली नाम के बारे में पब्लिक में पता चला तो काफ़ी सारी पब्लिक काफ़ी सफ़र करेगी। लेकिन मैं तुम्हें अपनी स्टोरी के बारे में बता सकता हूँ कि मैं पहले एक कंपनी का सीईओ हुआ करता था, लेकिन अब मैं एक होमलेस पर्सन हूँ। ऐसा बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गैब्रिएल भी आराम से बैठा होता है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है, जिसके बाद वो उससे बात करने लगता है और वो कहने लगता है अच्छा तो तुम यहाँ आ चुके हो, तो मैं तुम्हें भी लेने आ रहा हूँ। जिसके बाद वापस से हमें माओ और आशिया की लड़ाई दिखाई जाती है टीवी के ऊपर। आशिया माओ से कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट है तो हमें टीवी की क्या जरूरत है। तो माओ कहते हैं सच्चाई तो ये है कि हम लोग टीवी इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि हमें फ्रिज और वॉशिंग मशीन पहले खरीदनी थी, लेकिन अब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ चुका है, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी टीवी होनी चाहिए। तो आशिया उससे पूछता है ऐसा क्यों है। तो माओ कहने लगता है कि मुझे टीवी की इसलिए जरूरत है क्योंकि देखो एमिलिया के पास भी उसके अपार्टमेंट में टीवी है और वो एलिस रेमोस के साथ बैठकर टीवी देख पाती है। मुझे भी एलिस रेमोस के साथ बैठकर टीवी देखना है। इस पर आशिया कहने लगता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो है बजट। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले एक मार्केट रिसर्च कर ले इस इश्यू को सोल्व करने के लिए। तो माओ से पूछता है मार्केट रिसर्च क्या होता है। तो आशिया कहते हैं सबसे पहले हम लोग एक एजेंट के पास जाएंगे जो कि हमारा टीवी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। अगर उसकी फीस हमसे ज्यादा हुई तो हमारा टीवी खरीदने का प्लान ओवर हो जाएगा, और अगर अपने पास बजट में आ गया तो हम लोग टीवी खरीद पाएंगे। तो माओ आशिया से कहते हैं कि हमारे बीच में जो ऑब्स्टिकल है जैसे कि रिसेप्शन फी, अगर उसको हमने ठीक कर दिया तो हम लोग कौन सा प्राइस अफोर्ड कर पाएंगे। तो आशिया कैलकुलेट करके बताते हैं कि हम लोग हर एक पर्सन से 5000 येन ले सकते हैं 15,000 येन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा और अच्छा हो जाता हूँ और आपको मैं 20,000 येन दे देता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा बजट हमारा नहीं है। माओ जैसे सुनते हैं कि उसे सिर्फ 20,000 येन की जरूरत है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आशिया से कहते हैं कि क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो, क्या तुम्हें याद है कि हम लोगों ने अपना फ्रिज और वॉशिंग मशीन कहाँ से खरीदी थी। तब आशिया याद करने लगता है कि उन लोगों ने वो चीज कहाँ से खरीदी थी। तब माओ कहते हैं लगता है तुमने पता लगा ही लिया। जिसके बाद माओ आशिया को एक रिसिप्ट दिखाकर कहता है कि हम लोगों ने जहाँ से चीज खरीदी थी हमें वहाँ से 60,239 पॉइंट्स मिल गए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग वहाँ से 20,000 नहीं बल्कि 26,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके बाद चियो, एमिलिया और सुजनो एक साथ जा रहे होते हैं। सुजनो एमिलिया के साथ जा रही होती है क्योंकि उसका सामान एमिलिया के घर पर रह जाता है। जिसके बाद सुजनो बताती है कि माओ के साथ वो भी जाकर एक और अपने लिए भी टीवी खरीदेगी। अभी चियो कहने लगती है कि वो सभी लोग अभी जॉबलेस नहीं है तो वो लोग टीवी क्यों खरीद रहे हैं। जिस पर एमिलिया कहती है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वही अपने आप ही खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। चियो कहने लगती है एमिलिया से कि कितना अच्छा है ना, चीजें इस तरीके से अच्छी चल रही है। जिस पर एमिलिया भी कहती है शायद। जिसके बाद दोबारा से चियो कहती है कि उसने काफी ज्यादा टाइम लगाया है इस बारे में सोचने के लिए, ऐसा तरीका ढूंढने के लिए कि वो जिन लोगों को पसंद करती है वो उन लोगों को खुश रख सके। जिस पर एमिलिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। तो चियो हंस के कहती है कि माओ ने भी मुझे यही कहा था। जिसके बाद चियो अपने घर चली जाती है। वहीं सुजनो एमिलिया से कहती है कि शायद से हमें फ्यूचर में डेविल को यानी कि माओ को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है। तो एमिलिया पूछती है क्यों। जिसके बाद वो लोग ट्रेन में बैठते हैं। तो सुजनो बताती है कि उन्हें माओ को क्यों प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जोशी के इंसिडेंट के बाद डीमन रैम को पता चल चुका है कि माओ जिंदा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग मिलकर माओ को लेने के लिए वापस आए। तो शायद से उनका ये प्लान हो सकता है कि वो अपनी वापस से आर्मी को रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं और माओ अब उनका एक किंग है तो उसको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आखिरकार माओ को करना क्या है। और ऐसा भी हो सकता है कि माओ उनके साथ जा सकता है और कभी भी वापस ना आए जापान के अंदर। तो एमिलिया कहती है कि इसका मतलब है कि तुम माओ के साथ इसलिए जा रही हो ताकि तुम उसके ऊपर नजर रख सको।
तो सुजुनो कहती है नहीं, मुझे एक टीवी भी खरीदना है साथ ही साथ, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माओ जब तक जापान के अंदर है वो काफी हार्ड वर्किंग और सेफ पर्सन है और उसी की वजह से तो हमें कितना ज्यादा इंजॉय करने को मिलता है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन पता नहीं कब तक हम लोग इसको इसी तरीके से रख पाएंगे। जिसके बाद वो लोग एमिलिया के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुजुनो एलिस रेमस के साथ टीवी देख रही होती है और एमिलिया रिका से बात कर रही होती है। रिका एमिलिया से कहती है कि जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये सुनकर तुम हंसोगी नहीं, प्रॉमिस करो। तो एमिलिया प्रॉमिस करती है। तो रिका कहने लगती है ये काफी अजीब है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आशिया को किस तरीके के कपड़े पसंद है। ये सुनते एमिलिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। रिका से कहने लगती है कि आशिया को तो काफी चीप कपड़े पसंद है, कोई भी डिजाइनर ब्रांड के नहीं। तो रिका कहने लगती है कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तब रिका काफी ज्यादा शर्माने लगती है और एमिलिया से कहने लगती है कि क्या तुम इतनी डम हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा क्या? मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि उसे कौन सी वुमेन क्यूट लगती है और कैसे कपड़ों के अंदर। वहीं एमिलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो रिका से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे और आशा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा ना? तब रिका काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आशा ने मुझे बिना किसी रीजन के कल अपने साथ शॉपिंग करने के लिए इनवाइट किया है। ये सुनते एमिलिया काफी हैरान हो जाती है और काफी जोर से चिल्लाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माओ आशा से पूछते हैं कि तुमने रिका को क्यों इनवाइट किया। तो आशा कहते हैं कि इसलिए ताकि हमें एडवाइस मिल सके एक ऐसे पर्सन से जो कि जापान से फैमिलियर हो। माओ भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद माओ कहने लगता है कि एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे टीवी की ज़रूरत पड़ेगी। वो बताने लगते हैं कि उसको टीवी लेने का मन जब हुआ था जब मैकडॉनल्ड्स के अंदर एक दिन एक बच्चा आया था जो कि एक चीज़ की डिमांड कर रहा था। उसने एक अजीब सी वर्ड मुझसे कही थी जो कि पोकीचर की आवाज़ थी। तभी उरुशियारा बताते हैं कि ये एक पोकीचर होता है जो कि स्पेशल मूवी है, जैसे कि एक पोकेमोन का कार्टून होता है उसी तरीके से ये पोकीचर होता है। और बताते हैं कि क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता था तो मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा किस बारे में बात कर रहा था। अगर मैंने टीवी के अंदर उस एडवर्टाइजमेंट को देख लिया होता तो शायद से मैं उस बच्चे की हेल्प कर पाता। जिसके बाद माओ सभी लोग को टीवी के एडवांटेज बताने लगता है कि टीवी से हमें काफ़ी प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती रहती है जो कि कस्टमर को सर्व करने में काफ़ी मदद करती है। जिसके बाद सुजुनो, आशा और माओ तीनों चले जाते हैं अपना न्यू टीवी खरीदने के लिए। वहीं पीछे से हमें दिखाया जाता है गैब्रियल उनके घर पे आता है। जिसके बाद हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब पर होती है और काफ़ी ज़्यादा गंदे मूड में होती है। तो उसकी को वर्कर उससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। एमिलिया काफ़ी गुस्से में उसको देखती है तो वो लड़की वापस से उसे सॉरी मांग लेती है, मुझे माफ़ करना। लेकिन एमिलिया कैसे न कैसे करके अपने गुस्से को काबू में कर लेती है और उसे पूछती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ की एमिलिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी रिका के साथ लड़ाई हुई है क्योंकि तुमने उनसे काफ़ी ज़्यादा देर से बात नहीं करी है और वो कल से काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है और तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो एमिलिया कहती है नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। जिसको सुनकर माँ की काफी खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या रिका का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया है। ये सुनकर एमिलिया को दोबारा से गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कैसे भी कंट्रोल कर बैठ जाती है। लेकिन वैसे उसके माइंड में आने लगते थॉट कि वो आशा के साथ बैठी होगी, इसलिए उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। एमिलिया कहने लगती है कि मैं डीमन को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ रिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी कारण से एमिलिया को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और बार बार चिल्लाने लगती है। तभी उनका बॉस वहाँ पर आ जाता है और वो एमिलिया से कहते लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आज के लिए घर जाना चाहिए। तो एमिलिया भी अपने जॉब को कंप्लीट करके बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि माओ के अपार्टमेंट में होता है। तो उरुशियारा से कहने लगता है कि माओ यहाँ पर नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए। गैब्रियल कहता है मुझे पता है, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। गैब्रियल देन उरुशियारा से कहता है कि तुम इतने यंग डीमन को सर्व क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा ग्रेटर है, लेकिन अभी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। तब उरुशियारा कहता है कि नहीं, मेरे पास और कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए मैंने डीमन किंग सातन के साथ जुड़ने का सोचा। ऐसे अपार्टमेंट में मेरे को गेम खेलने को मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा फन है। ये इस चीज़ से तो बेटर ही है कि एक ही जगह एम्प्टी प्लेस पर बैठे रहना काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सातन के प्लान को ज्वाइन किया। तो गैब्रियल कहते हैं हम दोनों को पता है अभी एक और सातन है जिसके साथ तुम पहले घूमा करते थे।
मैं तुमसे लेजेंडरी डीमन किंग सातन के बारे में पूछने आया हूँ। तो उरुशियारा कहते तुम उस बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें तो यशोर शर्ट को ढूंढने की ड्यूटी मिली थी ना, एमिलिया को रिसेंटली एक और मिला था। तो गैब्रियल कहते हैं पिछली बार मैं फेल हो गया था, इसलिए वो अब मेरी ड्यूटी नहीं रही है। जिसके बाद हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि यशोर के फ्रेगमेंट को टेस्ट ट्यूब में डाल देती है ताकि वो लिंक क्रिस्टल का यूज करके किसी को भी ढूंढ सके, जैसे कि डीमंस ने यूज किया था, क्योंकि यशोर के फ्रेगमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसके बाद एमरेडा और एमिलिया की बाकी की कन्वर्सेशन को बताया जाता है, जहाँ पर एमरेडा एमिलिया को बताती है कि अफजहान एम्पायर ने वॉर कर दी है सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने के लिए। और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये भी जाना गया है कि अफजान की आर्मी के अंदर डीमंस भी हैं। ये सुनकर एमिलिया काफी शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे घर आना चाहिए फिर तो। अगर सेक्रेट स्वॉर्ड वाली हीरो ने ह्यूमंस के वॉर के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो शायद ये हीरो के क्रेडिबिलिटी को कम कर सकती है। और अभी के लिए जो तुम्हारी जॉब है जो कि तुम्हें जापान में करनी है, उसी में तुम अपना बेस्ट काम करती रहो, क्योंकि लाइला अभी भी जापान में हो सकती है। तो एमिलिया कहती है आखिरकार तुम्हें ये बात कैसे पता है कि वही मेरी मॉम है और वही यहाँ जापान में अभी भी है? तो एमिलिया बताती है कि एक दिन जब वो एक लोकल बार में गई थी तो उसे वो मिली थी और रात में मैंने उसको अपने घर में इनवाइट भी किया था मेरे साथ। उसके हेयर सिल्वर कलर के थे, तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थोड़ी बहुत लग रही थी। जाते टाइम उन्होंने मेरे लिए एक लेटर लिखा था और उसने उसमें लिखा था कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ अपनी बेटी की डॉटर से मिलने के बाद। जिसके बाद हमें माओ का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर उरुशियारा गैब्रियल को एक पेपर पर डीमन किंग सातन के ट्रेजर के बारे में लिख कर देता है। गैब्रियल कहते हैं कि क्या सिर्फ ये इतना ही है? तो उरुशियारा कहता है कि पीपल सातन को पुअर बुलाते किसी रीजन के बारे में, तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है जिसको मैं ट्रेजर बुला सकता हूँ, और मेरे हिसाब से जो मैंने लिखे हैं वही ट्रेजर है। ऐसा बोलकर गैब्रियल वहाँ से जाने लगता है और उरुशियारा से कहता है कि मैं अभी पीछे हट रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना काफी जल्द एक और दूसरा पर्सन आने वाला है जिसको वोचर कहा जाता है। उसका पार्टनर सेरियल भी गायब हो चुका है। हमने प्रिडिक्ट तो कर ही लिया होगा ना कि एक ना एक दिन वो वापिस तो आएगा ही। जाते जाते वो उरुशियारा को अपना नंबर देकर कहते कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो इस पर कॉल करके मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे देना है अगर तुम्हें याद आए तो। वही हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि यशोर के फ्रेगमेंट के ऊपर मैजिक का यूज करती है, जिससे कि उसे डायरेक्शन मिल जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चियो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। चियो कहने लगती है कि मुझे भी उनके साथ टीवी खरीदने जाना था, लेकिन आशिया और माओ टीवी खरीदने के लिए चले गए हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं और ऊपर से वो दोनों एक लड़की हैं जो कि रूममेट भी है और जो कि एक साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगती है और वो कहने लगती है कितना बेटर होगा ना कि वो दोनों अपना हाथ एक साथ पकड़ेंगे शायद से। वहीं रीका को दिखाया जाता है जो कि लिपस्टिक लगाकर काफी ज्यादा अच्छे तैयार हो जाती है आशिया से मिलने के लिए। वही चियो अपने घर पर पहुंचती है और आते से ही टीवी को ऑन करती है। तभी टीवी को ऑन करने के बाद उसकी टीम में से काफी ज्यादा जोर से लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद है तो ज़ोर से लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में।